तो स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अभी तक हम प्रीवियस ईयर करा रहे थे पुलिस का, जो यूपीपी का था, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती का। उसका हमने अभी प्रीवियस ईयर कुछ पेपर आपको कराए थे। आज हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे, ठीक है। और ये संभावित हो सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि यहाँ से ऐसे पैटर्न पर क्वेश्चन बन सकते हैं या संभावित क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका हमें प्रैक्टिस करना रहता है कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गायक का संधि विच्छेद है। आपको संधि विच्छेद बिल्कुल एकदम कंठस्थ होना चाहिए हर एक चीज़ का, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होते हैं। आगे देखेंगे कि हर एक टॉपिक से लगभग हिंदी से क्वेश्चन आए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें आप गलती नहीं करेंगे और नंबर आप गेन कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप अच्छा नंबर पास बना लेंगे तो फिर आपका थोड़ा मैथ में क्या होगा कि जिन बच्चों का मैथ थोड़ा कमज़ोर है वो भी कवर करने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है कि आपका हिंदी जो है वो आपका नंबर अच्छे से आपको गेन करवा सकता है, जिससे कि आप मेरिट में आ सकें, ठीक है। तो गायक का संधि विच्छेद अगर हमें करना है तो क्या हो जाएगा। विकल्प आपको दिया गया है, गा धन यक हो जाएगा, गाय धन इक हो जाएगा, गय धन अक हो जाएगा या गा धन आयक हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, गय धन अक हो जाएगा। गायक का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा, गय धन अक। ये कौन सी संधि है, तो ये अयाद संधि है, ठीक है। स्वर संधि का एक भाग होता है अयाद संधि, तो वो है आपका। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है तो वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। पहले तो आप संज्ञा देख लें कि इसमें संज्ञा है क्या, ठीक है। तो इसमें जो संज्ञा है वो आपका क्या है, नदी, ठीक है। तो नदी संज्ञा है। अब नदी यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की संज्ञा को व्यक्त कर रहा है। तो हमें बताना है कि नदी जो है वो किस प्रकार की संज्ञा को व्यक्त कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस वाक्य में हमने संज्ञा को डिफाइन किया, ठीक है। या जो इसमें इस वाक्य में जो आपकी संज्ञा थी हमने उसे पहले फाइंड आउट किया। उसके बाद अब हमें उसकी कैटेगरी बताना है, ये किस में आता है, व्यक्तिवाचक में आता है कि जातिवाचक में आता है या भाववाचक में आता है या गुणवाचक में आता है। तो जो नदी है वो आपका जातिवाचक में आता है। लेकिन अगर हम गंगा कहते हैं तो यही आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। स्पेशली उसका नाम हो गया, नदी जाति है, उसमें एक है आपकी गंगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं और अगर आपका 37 का 37 सही है तो आप यकीन मानिए कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। बाकी अगर थोड़ा थोड़ा कम भी होगा तो भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन आपको दिया गया है, रचना, प्रार्थना, पत्र या फिर आज्ञा। आपको बताना है कि इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो संज्ञा के जिस रूप से, ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है वहाँ वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो दिए गए विकल्पों में अगर हम देखें तो पुल्लिंग कौन सा है। अगर हम की रचना, एक एक शब्द को, एक एक जो आपका शब्द है हम उसे देख लेंगे क्या क्या है। जैसे रचना क्या है, रचना की गई, तो की गई है तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। प्रार्थना करी गई, ये भी आपका स्त्रीलिंग हो गया। पत्र लिखा गया, ठीक है, तो लिखी गई नहीं होते, पत्र लिखी गई नहीं, पत्र लिखा गया, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। उन्हें आज्ञा दी गई, तो आज्ञा दी गई ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो पत्र क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौथाई शब्द में विशेषण है, ठीक है, आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है या फिर अपूर्णांक बोधक विशेषण है। आपको बताना है कि चौथाई शब्द में विशेषण है। चौथाई का क्या होता है, 1/4, ठीक है। तो ये अपूर्णांक है, क्या है, अपूर्णांक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक विशेषण। नेक्स्ट है, राजा सेवक को कंबल देता है। देखिए यहाँ अंडरलाइन किया गया है राजा सेवक, ठीक है। आपको ध्यान रखना है वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा कारक है। ऑप्शन आपको दे दिया गया है, कर्म कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्ता कारक। राजा सेवक को क्या करता है, कंबल देता है। तो होता क्या है कि जब किसी वाक्य में कर्ता जो है किसी के लिए कुछ कार्य करे, तो यहाँ राजा जो है वो सेवक के लिए कार्य करता है। क्या कार्य करता है कि उसे कंबल देता है, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक, संप्रदान कारक होगा। इसका जो चिन्ह की अगर हम बात करें तो इसका जो चिन्ह होता है वो के या को होता है। क्या होता है, के या को, ठीक है। कर्ता क्या होता है, मुख्य चीज़ ये है कि कर्ता जो है वो किसी के लिए कार्य करता है, ठीक है।
कर्ता जो है वो किसी के लिए कुछ कार्य करता है, वहाँ पर आपका क्या होता है, संप्रदान कारक। तो राजा जो है करता है और वो किसके लिए कार्य कर रहा है, सेवक के लिए, कि सेवक को क्या करता है, कंबल देता है। तो यहाँ पर आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने आम खा लिया है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, या फिर आपका आसन्न भूतकाल। देखिए, मैंने आम खा लिया है शब्द देकर कई लोग लगाएंगे वर्तमान काल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्रिया एकदम ऐसे ही होती है कि जस्ट खत्म ही हुई होती है, तुरंत खत्म हुई होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, आसन्न भूतकाल। ऐसी क्रिया जो तुरंत ही खत्म हुई होती हो वो क्या होता है, आसन्न भूतकाल होता है। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मैंने आम खा लिया है, क्या है, आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद है, आपको यहाँ पर अव्यय बताना है, ठीक है। और वाक्य क्या है कि वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, ठीक है। तो वह है कि हमेशा है, अपने है, या फिर गीत है। इसमें आपको बताना क्या है कि अव्यय शब्द कौन सा है। तो जो अव्यय होता है वो क्या होता है कि लिंग, वचन, कारक आदि की वजह से प्रभावित वो नहीं होता है, उसकी वजह से वो बदलता नहीं है, चाहे लिंग हो, चाहे वचन हो, चाहे कारक हो, इसकी वजह से, ठीक है। तो इसमें जो पद है हमेशा, वो क्या है, आपका अव्यय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। माँ, मछली, केला या अमूल्य। आपको बताना क्या है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो अमूल्य जो है आपका वो तत्सम है, तो फिर तद्भव क्या होगा अमूल्य का, तद्भव अमूल्य का होगा अमोल, ठीक है। वो बहुत अमोल चीज़ है और उसका तत्सम क्या हो जाएगा, अमूल्य। माँ की बात करें तो माँ का जो तत्सम हो जाएगा वो हो गया मातृ, मछली का मत्स्य, केला का आपका कदली, ठीक है। ध्यान रखना, माँ का मातृ, मछली का आपका हो जाएगा मत्स्य, केला का हो जाएगा कदली। अमूल्य तो स्वयं में तत्सम है ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खगेश का पर्यायवाची है। ऑप्शन आपको दिया गया है वासुदेव, वाक, वैन्तेय या फिर विदु। खगेश का पर्यायवाची क्या है, तो खगेश का पर्यायवाची होता है वैन्तेय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके लिए दोनों शब्द पहली बार सुनने लगेंगे कि खगेश क्या है, वैन्तेय क्या है। तो ये दोनों क्या हैं, गरुड़ के पर्यायवाची हैं, ठीक है। खगेश और वैन्तेय जो हैं वो किसके पर्यायवाची हैं, गरुड़ के पर्यायवाची हैं, ठीक। चलिए, अगर हम विदु की बात करें तो विदु चंद्रमा का है, और वासुदेव, आपका वासुदेव किसका है, तो वासुदेव कृष्ण का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बैकुंठ, दिव्यधाम, गौ या फिर नाग। आपका बताना है कि स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो स्वर्ग के पर्यायवाची में बैकुंठ आता ही है, इसके अतिरिक्त आपका दिव्यधाम भी होता है, नाग भी होता है, परधाम भी होता है, सूर्यलोक भी होता है, देवलोक भी होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्वर्ग की पर्यायवाची होती हैं। गौ जो है वो गाय का पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौ जो है किसका पर्यायवाची है, गाय का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, धर्म बुद्धि में समास है, ठीक है। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। आपको बताना क्या है कि धर्म बुद्धि में समास है। इसका हम समास विग्रह करें तो हम क्या कह सकते हैं, धर्म है या बुद्धि, या धर्म विषयक बुद्धि, ठीक है। तो ये वास्तव में क्या है, कर्मधारय समास है। क्या है, कर्मधारय समास है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बुद्धि की विशेषता ये बता रही है कि धर्म विषयक बुद्धि है उसकी, ठीक है। बुद्धि की विशेषता धर्म विषयक है। तो ये आपका क्या होता है कि जब दो पदों में, जो आपका पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है, तो उसमें एक विशेषता बताने वाला हो विशेषण और दूसरा आपका विशेष हो, वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है, विषाद, जुगुप्सा, निर्वेद या फिर हास। आपको बताना क्या है कि इसमें जो है अस्थायी भाव नहीं है। तो अगर हम जुगुप्सा की बात करते हैं तो ये बीभत्स रस का अस्थायी भाव है। किसका है,
बीभत्स रस का। हास तो हास्य रस का है, और निर्वेद जो है तो निर्वेद आपका किसका है, शांत रस का है। बचा क्या, विषाद, तो विषाद वास्तव में किसी भी रस का अस्थायी भाव नहीं है। करुण रस का आपका क्या होता है, शोक। नेक्स्ट है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन आपको दिया गया है अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर रूपक। तो वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, तो इसमें आपका क्या है, अलंकार है, और अलंकार में भी लाटा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, आनंद मठ, गबन या फिर तितली। तो सबसे पहले जो उपन्यास लिखा गया हिंदी का वो आपका क्या है, परीक्षा गुरु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा गुरु क्या है, सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास है हिंदी का। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। आनंद मठ की बात करें तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। गबन की बात करें तो ये मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। तितली की बात करें तो तितली, कंकाल, ये सारी चीज़ें तो आप कक्षा 6-7 में पढ़ी होंगी। जयशंकर प्रसाद की जीवन परिचय में शायद 9-10 में था। तो तितली, कंकाल ये सब किनका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। चलिए नेक्स्ट है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ऑप्शन आपको दिया गया है बाल मुकुंद गुप्त का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर श्याम सुंदर दास का। चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का उपन्यास है, निबंध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने क्या किया। हवन करवाया, घर में अगरबत्ती जलाई, तेल के दिए जलाए, घी के दिए जलाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, घी के दिए जलाए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 17 से 21 तक जो कि प्रश्न आपके इस गद्यांश पर आधारित रहेंगे उनके विकल्प छांटिए। पढ़ते हैं कि आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, वहाँ यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक ही स्थान पर रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की अवस्था तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिक, हे भिक्षु घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिका आश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। अब आइए इस पर आधारित प्रश्नों को हम देखते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अक्कड़ है, ड़ा है, अड़ है या कड़ है। तो घुमक्कड़ शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका क्या है, अक्कड़ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपको दिया गया है पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर या फिर पारसौली। आपको बताना है कि महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो इस गद्यांश में जब हम अध्ययन करते हैं इस गद्यांश का, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है कि महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। आपको बताना है स्वच्छंद में कौन सी संधि है। विसर्ग है, दीर्घ है, गुण है या फिर व्यंजन है। तो सबसे पहले हम स्वच्छंद का संधि विच्छेद करते हैं, तो ये हो जाएगा स्वधन छंद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद स्वाधन छंद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, व्यंजन है, व्यंजन स्वर का व्यंजन से मेल हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये व्यंजन संधि है।
नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? 12 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 80 वर्ष? जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ गद्यांश में वर्णित किया गया है कि इनकी उम्र 35 वर्ष थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या फिर वैदिक धर्म? श्रुति धर्म कहा जाता है वैदिक धर्म को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर यहाँ व्यंजन है तालव्य है, मूर्धन्य है, कंठ्य है या फिर ओष्ठ्य है? तो ये जो आपका वर्ण है इसका उच्चारण स्थान जो है वो आपका क्या है? तालु। ठीक है, ये चा वर्ग के अंतर्गत आता है और चा वर्ग का जो उच्चारण होता है वो तालु से होता है। ठीक है, तो ये तालव्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर राजस्थानी? हिंदी की उपभाषा इनमें से कौन सी नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में जो आपकी मराठी है वो आपका क्या है? हिंदी की उपभाषा नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोहन को क्या भरना है? यहाँ पर विकल्प आपको रिक्त स्थान दिया गया है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। डर, शंका, आशंका, भय। ठीक है, रोहन को क्या है? डर है कि शंका है, आशंका है कि भय है? तो यहाँ पर रोहन को आशंका, देखिए यहाँ पर आपके दिमाग में दो चीज़ें आ सकती हैं, शंका और आशंका। ठीक है, तो दोनों में मैं अंतर बता देता हूँ कि वर्तमान और भविष्य काल के अंतर होते हैं। शंका और आशंका शब्द में वर्तमान और भविष्य काल का अंतर होता है। शंका जब जहाँ वर्तमान में संदेह हो, ठीक है, वही आशंका जब भविष्य काल को लेकर हो, कि जब कोई काम चल रहा है उस समय अगर आपको लगता है, शंका हो रही है कि हाँ इसमें ये कर सकता है कि नहीं, तो वहाँ पर शंका होगा। और भविष्य के लिए जब हम सोचेंगे कि ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है वहाँ पर, तो ये आपका क्या होगा? आशंका होगा। तो रोहन को क्या है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, तो ये भविष्य की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आशंका हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, देखिए रेखांकित खंड दिया गया है, अगर आपको लगता है कि उसमें बदलाव है तो आप बदलाव करिए, अगर नहीं है तो आपको जो विकल्प दिया गया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है उसे आप चयन करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं बदलाव करना है तो फिर आप एक लाइन चयन करें जिसमें लिखा है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। अब देखिए यहाँ पर बदलाव कर, आप वाक्यों को पढ़ें, आपको लगे कि क्या हो सकता है तो बदलाव करें, नहीं तो ऑप्शन बी यहाँ पर कर दें। कई बार उजाड़ा और बसाई गई है ये होगा, तो या फिर किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर आपका हो जाएगा कितनी बार उजाड़ा और बसाया गया, या कई बार उजाड़ी और बसाई गई। ठीक है, तो यानी सही करना है हमें वाक्य का, क्या करना है? वाक्य को सही करना है हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा कि कई बार उजाड़ी और बसाई गई। यही प्रयोग सही है कि इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ी और बसाई गई, ना कि कई बार उजाड़ा और बसाया गई। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चतुष्कोण, चतुष्कोण, चतुष्कोण या चतुष्कोण, कौन सा इसमें सही है? तो इसमें जो आपका चतुष्कोण है वो आपका सही है। कौन सा? चतुष्कोण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कर्मवाची वाला वाक्य चुनें। ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, उसे सब कुछ बता दें। तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया जो है वो कर्मवाची वाला वाक्य है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि क्रिया का प्रभाव जो है, जैसे मारा गया क्रिया है, इसका प्रभाव कर्म पर पड़े। ठीक है, और कर्म की प्रधानता रहे, वहाँ पर क्या होता है? आपका कर्मवाची होता है। जैसे बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है? मारा गया। कौन? चूहा। ठीक है, तो चूहा कर्म है, तो मारा गया जो है ये क्रिया है, तो चूहे के ऊपर पड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है? आपका कर्मवाची होता है, जहाँ कर्म की प्रधानता हो। ठीक है, नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि सही है या अगर सही है तो कोई बदलाव नहीं करना है, अगर नहीं सही है तो इनमें से क्या इसकी जगह पर हम रख सकते हैं। ऑप्शन है स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती है। ठीक है, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती है। दूसरा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। चौथा है तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि इसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती, ना कि रिश्तेदार से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है जो बात वर्णन से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। अवर्णनीय क्या होता है? तो जो बात वर्णन से परे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णनातीत। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? निर्वचनीय। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके या जिसका वर्णन ना हो सके उसे हम कहते हैं अवर्णनीय। ठीक है, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके या जिसका वर्णन ना हो सके, ठीक है, उसे अवर्णनीय कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बात वर्णन से परे हो उसे हम क्या कहेंगे? वर्णनातीत। ठीक है, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे हम कहेंगे निर्वचनीय। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे हम कहेंगे अवर्णनीय। और जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके वो निर्वचनीय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काटो तो खून नहीं है लोकोक्ति का सही अर्थ है पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना या गुस्सा शांत हो जाना। ठीक है, तो कभी कभी आप देखें कि इतना डर गया कि उसके मतलब स्तब्ध हो गया कि मतलब काटो तो खून नहीं है। तो यह किस कारण होता है? यह होता है डर के कारण। ठीक है, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ठीक है, नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या फिर नंददास। इसमें जो आपके नाभादास जी जो हैं वो क्या हैं? अष्टछाप के कवि नहीं हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म शब्द का विलोम है स्थूल, बारीक, क्षीण या फिर पतला। सूक्ष्म का जो विलोम होगा वो क्या होगा? स्थूल होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अवली और आविल का अर्थ है भंवरा और जल, नदी और गंदा, पंक्ति और मित्र, पंक्ति और गंदा। अवली और आविल का क्या अर्थ है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अवली स्त्रीलिंग जाति का संज्ञावाचक शब्द है। ठीक है, क्या है? स्त्रीलिंग जाति का संज्ञावाचक शब्द है जिसका अर्थ होता है पंक्ति या कतार। ठीक है, तो अवली का मतलब हो गया आपका पंक्ति। अभी पंक्ति यहाँ भी है और पंक्ति ऑप्शन डी में भी है। अब दूसरा सुनिए, आविल विशेषणवाचक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है गंदा, कलुषित, मैला व पंकिल। ठीक है, तो मित्र तो होगा नहीं। आविल क्या है? कलुषित, गंदा, मैला। तो आपका क्या हो जाएगा? अगर हम देखें तो अवली का होता है पंक्ति और आविल का होता है गंदा, मैला, कुछ भी आप कह दीजिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है अति, आ, अत या अत्यु। अत्याचार की अगर हम बात करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसका जो उपसर्ग इसमें है तो अति उपसर्ग है। क्या है? अति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अत्याचार में अति उपसर्ग है। अति धन आचार। ठीक है, तो अति धन आचार जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? अत्याचार। तो अति का मतलब क्या होता है? अधिक, ऊपर या उस पार। तो अत्याचार शब्द में क्या उपसर्ग हो जाएगा? अति उपसर्ग हो जाएगा। महोर्मी का संधि विच्छेद है महतधन उर्मी, महाधन उर्मी, महाधन ऊर्मी या महतधन मर्मी। आपको बताना है महोर्मी का संधि विच्छेद। तो महोम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन उर्मी। ठीक है, महाधन उर्मी करेंगे तो महोर्मी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आ या आ के बाद क्या होता है? ओ या ऊ आता है तो आपका वहाँ पर गुण संधि हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों
एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। तो कौन से सरल वाक्य कहलाते हैं? निश्चित है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का कि वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन आपको दिया गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की या श्रीधर पाठक की। वैदेही वनवास जो है वो किसकी रचना है? तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 37 क्वेश्चन देखे और 37 ही क्वेश्चन आपके यूपीपी में आता है। जो यूपीपी का पेपर होगा उसमें 37 क्वेश्चन हिंदी के आपके रहेंगे। तो 37 क्वेश्चन में यहाँ पर सॉल्व के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।